क्या हाल है बच्चा लोग। मेरा नाम है बेटा डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह और आपका मैं फिर से वेलकम करता हूं स्काई हाइट्स क्लासेस की तरफ से। बेटा हम लोग का आज लाइव का छठा दिन है और हम लोगों ने आपके नीट 2025 के रिलेटेड सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक, जिस सीरीज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही चीजों को ले रहे हैं, क्योंकि एनटीए का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ नीट बेस्ड या फिर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहा है। आज तक उन लोगों ने कभी भी बाहर जाने की जरूरत समझी नहीं। कारण ये था कि उनको पता है बच्चे जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट 250 मार्क्स तक सिर्फ और सिर्फ ऊपर से पढ़ लेते हैं। बट आपको प्रिसीजन चाहिए, आप लोग को एक एक बारीक चीज पढ़नी होगी, तब जाके आप 360 आउट ऑफ 360 लेके आ सकते हैं। तो आपका ये 360 वाला ड्रीम जो है इसको आसान करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एनसीईआरटी की सिर्फ वो लाइनें कैप्चर की हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो रेगुलर इंटरवल पर आती रही हैं आज तक। ठीक, तो इसके रिलेटेड आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं। देखो बेटा, पहली बात यही होती है कि नीट इतना बड़ा हवा नहीं है, ना ही नीट की बायोलॉजी इतनी बड़ी आपके लिए बहुत बड़ा जानवर हो गया है कि आपको एक बारी में खा जाएगा, है ना। बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, स्लोली स्लोली करते रहिए चीजों को। साथ ही साथ कई सारी रिस्पेक्टिव बुक्स आती हैं, आप लोग को मार्केट में कई टाइप की बुक्स मिल जाएंगी, बट सिंपल चीज ये है आप वो बुक परचेज कीजिए जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो। ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आप लोग को गहराई का पता नहीं चलेगा, क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं चलेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप लैंग्वेज से अवगत हैं तो एक बारी को आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बेटा ये चीजें तो और भी होती रहेंगी। तो हम लोगों ने अभी अपना पहला चैप्टर खत्म कर लिया था, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा जाता है इन द फॉर्म ऑफ नीट प्रिपरेशन, वो चैप्टर है एनिमल टिश्यूज। बेटा पहले बता देता हूँ, ये एनिमल टिश्यू नाम का चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट। मोर ओवर बाकी जो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना लास्ट में आके, उसके लिए भी नीट क्या कहते हैं, एनसीईआरटी ने इस साल क्या किया कि ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही डिलीट कर दिया। अपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला जो चैप्टर था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ फ्रॉग छोड़ा उन लोगों ने, है ना, बट बाकी चीजें हटा दी हैं। तो एनिमल टिश्यूज बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्टिव ग्राउंड होल्ड करके रखता है, क्योंकि जब तक आप लोग को ये नहीं पता रहेगा कि ह्यूमन के अंदर टिश्यूज कौन कौन से हैं तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी इजीली कर नहीं पाएंगे। राइट, तो सीधा आगे बढ़ते हैं अपने पे। तो आज एनिमल टिश्यूज वाला जो है वो पूरा का पूरा एक बारी में कवर अप कर लेंगे। ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें हैं बच्चों, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी सेम यहाँ पर आप लोग को पढ़नी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो हम लोग टिश्यूज किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सेम ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड द टिश्यूज। टिश्यूज वो हैं जिसके अंदर एक ही टाइप के सेल्स हैं और उनका ओरिजिन एक ही से हुआ, यानी कि पैदा एक जगह से हुए हैं, सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। एक कंप्लीट कई सारे सेल, जब एक जैसे दिखने वाले कई सारे सेल जो एक जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, जब एक जगह है वो लोग स्थापित होते हैं, एक जगह स्टैब्लिश होते हैं, तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसका नाम है टिश्यूज। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है एपिथेलियल, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होते हैं मस्कुलर और लास्टली आते हैं न्यूरल। सबके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या है, सबसे पहला जो हम लोग का है व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यूज। बेटा ये एपिथेलियम था, वो मिस टाइप हो गया थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। ठीक, व्हाट आर दीज, इट हैज अ फ्री सरफेस दैट फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। एपिथेलियल टिश्यूज वो वाले टिश्यूज हैं जो डायरेक्टली या तो बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में है या सीधा आउटर एनवायरनमेंट के फॉर्म में। देखो बेटा, जैसे ये मेरी आउटर स्किन है या आपकी आउटर स्किन है ना, इसका जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, ठीक, इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। इसी की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी जो कि ब्लड से जुड़ी हुई है, बॉडी फ्लूइड से जुड़ी हुई है, लिम्फ के फॉर्म में जुड़ी हुई है, वो एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगी। ठीक, तो वो टिश्यूज कहलाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, जो या तो क्या कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी सरफेस के पास हैं या फिर कंप्लीटली इंटरनल बॉडी सरफेस की तरफ है जहां पे बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या काम है इनका, इट कवर्स एंड लाइंस द बॉडी और बॉडी पार्ट। ये बॉडी और बॉडी के कई सारे पार्ट्स को कवर करने का काम करती है। देखो जैसे ये अपर स्किन है, हमको कवर करने का काम कर रही है। ठीक है, ब्लड वेसल की अपर लेयर होगी वो कवर करने का काम कर रही होगी, इंटरनल लेयर है वो किसी को कवर करने का काम कर रही होगी, है ना।
सो दीज आर अ कवरिंग, जैसे गाड़ी को ढकने के लिए हम लोग अलग से कवर लेके आते हैं ना, ऐसे बॉडी को ढकने के लिए एपिथेलियम नाम का कवर है। ठीक, तो बॉडी एक तरीके से आप गाड़ी मान सकते हो एंड एपिथेलियम एक तरीके से आप कवर मान सकते हो, राइट। कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स विद द लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये जो सेल्स रहते हैं बहुत पास 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 अटैच्ड रहते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के बीच में बहुत छोटा छोटा गैप होगा या बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। ठीक, बहुत क्या कहते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, एक साथ से चिपके हुए रहते हैं। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट की वजह से ही जो मैकेनिकल स्ट्रेस इनके ऊपर लगने वाला है, जो क्या कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस लगने वाली हैं, उनसे निजात पाई जा सकती है, उनसे बचा जा सकता है। ठीक, सो एपिथेलियल टिश्यूज क्या करेंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस को रोकने में आसानी हो रही है। ठीक, एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप के हैं, एक है सिंपल, एक है कंपाउंड। ठीक है, तो ये है एपिथेलियम जो आप लोग को पढ़ने हैं, एक सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, सिंपल क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ट्रांजिशनल, सिंपल कॉल्यूमिनल, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर, ये इतने टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जो हम लोग को धीरे धीरे करके पढ़ने हैं, राइट। एक एक करके सबको पढ़ते हुए चलते हैं। तो हमारे में सबसे पहले आएगी सिंपल एपिथेलियम। क्या होती है सिंपल एपिथेलियम, राइट। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल की ही लेयर प्रेजेंट होगी इसके अंदर, राइट। मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो मैं उसको एक सिंपल एपिथेलियम बोलूंगा, ठीक है। एंड एपिथेलियम क्या है, एपिथेलियम वो है जिनके अंदर एक ही टाइप के सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, जो कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट को बनाते हैं, जिसका नाम है एपिथेलियम और टिश्यूज, राइट। इट लाइंस बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये बॉडी कैविटीज, ट्यूब्स और डक्ट्स को कवर अप करने का काम करती हैं, ठीक। जितनी भी बॉडी कैविटीज हैं, ट्यूब्स हैं, लाइक ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, या फिर आपकी कोई भी लिम्फ वेसल्स हैं, इन सबको कवर अप करने का काम किसका है, सिंपल एपिथेलियम का। इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियम जो है वो तीन प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। इनके सेल के हिसाब से या फिर इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनका डिवीजन जो है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक। याद रखिए स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के हिसाब से बना हुआ है। एक बार बहुत ही डीपली घुस के उन लोगों ने पूछा था कि सिंपल एपिथेलियम के अंदर जो तीन टाइप के सेल हैं वो किस बेसिस पे बने हुए हैं। आधे से ज्यादा को ये लाइन याद ही नहीं थी, तो इसलिए बोला है बेटा प्रिसीजन के हिसाब से चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एंड इस स्लाइड में या फिर इन पूरे के पूरे चैप्टर्स में जो भी मैं वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं या जो भी लाइनें इस्तेमाल कर रहा हूं ना, दोज आर हाईली इंपॉर्टेंट। एंड उसके बावजूद जिसके ऊपर स्टार मार्क कर देता हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चीजों को ध्यान से पढ़िएगा। तो जो सबसे पहला टाइप का हमारा एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम का जो टाइप है, एक मिनट रुकना बेटा, डिस्कनेक्ट। जो सबसे पहला टाइप का एपिथेलियम है सिंपल एपिथेलियम, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल से बना होता है, यानी कि इनके जो सेल का स्ट्रक्चर होगा, इस सिंपल एपिथेलियम के जो सेल्स का स्ट्रक्चर होगा, टिश्यू का स्ट्रक्चर होगा, वो सारे इस प्रकार के क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होंगे, ठीक। एक ही लेयर होगी, सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट है, मल्टीपल नंबर्स में जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक। ये किस में फाउंड होते हैं, फाउंड इन डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक। ये नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स के अंदर पाए जा सकते हैं। क्यों, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, आई रिपीट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन या उतना ज्यादा सेक्रेशन पॉसिबल है, ठीक। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम वहां प्रेजेंट है जहां पर एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशंस प्रेजेंट हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम वहां पाए जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा सेक्रेशन करना है या बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना है। तो नेफ्रॉन्स के अंदर से एक्सेसिव अमाउंट का पहले ब्लड को फिल्टर किया जाता है, तो वो जो ग्लोमेरुलस होता है या जो वुमेन्स कैप्सूल होता है, उनके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। जो
पीसीटीज एंड डीसीटीज हैं, उनके अंदर से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड बाकी सारे मिनरल्स का होता है रीअब्जॉर्प्शन। तो उनके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। जितने ज्यादा क्यूबॉइडल सेल्स रहेंगे, जितने बड़े क्यूबॉइडल सेल्स रहेंगे, उतना ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, उतना ज्यादा सेक्रीशन हो सकता है। सो दीज आर फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, यानी कि नेफ्रॉन की बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं इन पीसीटी एंड डीसीटी। याद रखिएगा, इन पीसीटी एंड डीसीटी साथ ही साथ ये पाए जा सकते हैं इन बोमेन्स कैप्सूल। याद रखिएगा, नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल। क्या हो गया यार इसमें? द फंक्शंस क्या है? सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने बोला, जहां पर भी एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन या सेक्रीशन का काम करना है, वहां पर हम लोग क्यूबॉइडल सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज अ माइक्रोविलाई। जो पीसीटी या क्या कहते हैं, पीसीटी के अंदर जो नेफ्रॉन पार्ट्स हैं, उन क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक ग्रोथ्स भी होते हैं, जिनको हम लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ज्यादा सरफेस एरिया। तो अगर फंक्शन याद है तो कहां प्रेजेंट होंगे ये भी आपको याद रहेगा। ठीक, आई होप इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो टाइप है, जो सेकंड टाइप है सिंपल एपिथेलियम का, दैट इज कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक, इनके जो सेल्स होते हैं ना, वो लंबे लंबे टाइप के होते हैं। ठीक, यानी कि ऐसा लगता है कि एक सेल था, उसको पकड़ कर मैंने खींच के बड़ा कर दिया। ठीक, सिलेंडर लाइक सेल होते हैं, ठीक, कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, यानी कि लंबे होते हैं बट चौड़े ना ये होते, ये पतले पतले होते हैं, लंबे और पतले सेल्स होते हैं। ठीक, सिंपल से एपिथेलियम है इसलिए सिर्फ एक ही लेयर होगी। Their nuclei are located at the base, बेस की तरफ इनकी जो न्यूक्लियाई होती है वो प्रेजेंट रहती है। अपर साइड पे सेल का पोर्शन प्रेजेंट रहेगा, बाकी का साइटोप्लाज्मिक एरिया प्रेजेंट रहेगा। ठीक, फ्री सर्फेसेस मे हैव माइक्रोविलाई। ये ऊपर वाला जो सरफेस है, मतलब जो बाहर की तरफ क्या कहते हैं फेस करके रहेगा, उनके पास माइक्रोविलाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जा सकता है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन में, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द मूवमेंट ऑफ सम पार्टिकल्स, राइट, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, ये काम आते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन, नॉट फॉर द सेक्रेशन। तो खाने का एब्जॉर्प्शन करना है तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है उधर पे। तो स्टोमक और इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो भी सेल्स होंगे वो कॉलमनार एपिथेलियम के होंगे। ठीक, स्टोमक के हैं तो उनको माइक्रोविलाई की जरूरत नहीं है, इंटेस्टाइन के हैं तो उनको माइक्रोविलाई की जरूरत है, क्योंकि उनको सरफेस एरिया बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, इसके लिए फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ठीक, फंक्शंस एज आई सेड सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कई जगहों पर ये सेक्रेशन का भी काम कर रहे होते हैं अगर ये स्टोमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं है। लाइक इन दी म्यूकस, मतलब जो नाक से क्या कहते हैं सर्दियों के टाइम रायता सा बहता है ना, मतलब रनिंग नोज होती है बेटा। मैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आप लोग को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चीजें जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं वो आंखों में या फिर दिमाग में बैठ जाती है, राइट। तो क्या कहते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे नेजल चैम्बर्स के अंदर होती है, वो भी कॉलमनार एपिथेलियम की बनी होती है। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू इजिली सारा का सारा म्यूकस शरीर के बाहर निकल सकता है। ठीक, जब भी आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, यानी कि यहाँ नाक का हो, थ्रोट का हो या फिर यहाँ गले तक का हो, तो उन केसेस के अंदर जो भी म्यूकस बाहर निकलता है उसमें भी कॉलमनार सेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। वो एपिथेलियम क्या कहते हैं, उनके पास थोड़े बहुत माइक्रोविलाई हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इनका काम आर जस्ट लाइक दी क्यूबॉइडल सेल्स बट नॉट जस्ट इक्वली सिमिलर टू दी क्यूबॉइडल सेल्स। उनके जैसा है बिल्कुल उनके तरह नहीं है, मैंने बोला जैसा है बिल्कुल उनकी तरह नहीं है। फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ये इंपॉर्टेंट है और इनका इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्या काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार ऑफ क्यूबॉइडल सेल। क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स के अंदर? ये सीलिएटेड हो सकते हैं बेटा। सीलिया आप लोग को पता होगा अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हुआ, नहीं देखा हुआ तो आप जाके देख सकते हैं। सीलिया कुछ नहीं होते हैं,
कई सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो क्या कहते हैं और लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और बोले तो वो क्या कहते हैं चप्पू चलाते हैं ना नाव के अंदर, वैसे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल्स पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कॉलमनार या क्यूबॉइडल सेल्स दोनों पर प्रेजेंट हो सकते हैं। कारण ये है कई बारी कुछ चीजें होती हैं जिनको मूव कराना पड़ता है, बट ये सेल के सरफेस मूव नहीं करा सकते हैं। तो ये सीलिएटेड, जब भी सीलिया इनके पास प्रेजेंट होंगे तो उनके फ्री सरफेस किसी चीज को धकेल के बाहर भी फेंक सकते हैं या किसी चीज को धकेल के कहीं और पहुंचा भी सकते हैं। ठीक, क्यों होते हैं? प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। बेटा इस चीज को मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ciliated epithelium of columnar or cuboidal cells are found in bronchioles and fallopian tubes. fallopian tubes क्यों होती हैं? fallopian tubes lastly attached होती हैं to the ovaries and ovary से निकलता है ओवा, ठीक, यानी कि ओवम। तो जो एग निकला है उसको ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना कहां तक है? यूट्रस तक, राइट। तो वहां तक पहुंचाने का जो काम होगा वो इन सीलियास का होता है। ठीक, तो ये कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स उनके ऊपर होते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो जैसे ही एग आएगा तो उसको ये धकेल धकेल के आगे की तरफ पहुंचाते रहते हैं। ठीक, ऐसे ही ब्रोंक्यूल्स में होते हैं। जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो उसके साथ कई अमाउंट के डस्ट पार्टिकल भी इनहेल कर लेते हैं। तो उस टाइम होता है क्या है कि इन डस्ट पार्टिकल को शरीर के बाहर फेंकना है, तो क्या करते हैं? अगर सीलिया प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल अटैच हुआ तो वो उसको ऊपर की तरफ धकेल के बाहर कर देते हैं। वो हमारे म्यूकस के अंदर या फिर वो नोज पिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक, फंक्शंस क्या है? टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। मूव पार्टिकल्स मींस ओवम, म्यूकस मींस वो डस्ट ट्रैप्ड क्या कहते हैं लिक्विड सब्सटेंस जिसको बाहर निकालना है नोज के थ्रू, तो ब्रोंकियोल्स में है। अगर ओवम पास करना है तो इट इज टाइप ऑफ अ पार्टिकल जो कि फैलोपियन ट्यूब्स में पास हो रहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट ये है, पाए जाते हैं ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में। काम ये है कि इनको पार्टिकल्स को मूव करना है या म्यूकस को मूव करना है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, चाहे वो बाहर निकालने के फॉर्म में हो या एम्पिलरी स्टमक रीजन में लाकर फर्टिलाइजेशन कराने के फॉर्म में हो, राइट। आई होप बेटा इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, राइट। जो लास्ट है द ग्लैंडुलर एपिथेलियम फॉर सेक्रीशन दे आर ऑफ टू टाइप। अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के फॉर्म में है, यानी कि ग्लैंड्स के फॉर्म में कोई एपिथेलियम का कन्वर्जन हो गया है, मतलब सेक्रीशन के फॉर्म में किसी का हो गया है, तो सेक्रीशन के लिए तो हमने दो ही पढ़े थे। ठीक, कौन से? कॉलमनर और पढ़ा था हमने जो दूसरा, दैट इज क्यूबॉइडल। ठीक, अगर क्यूबॉइड क्या कहते हैं क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल अपने आप को एक ग्लैंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से जो बनेगा एपिथेलियम उसको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ग्लैंड्स का काम क्या होता है बेटा? सेक्रीशन करना। क्या सेक्रेट करते हैं? सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन्स या किसी टाइप का केमिकल जो कि बॉडी को जरूरत है, राइट। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर है तो इट कंसिस्ट ऑफ एन आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, सिर्फ एक ही सेल होता है। ठीक, एक ही सेल रहेगा, वो अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ ग्लैंड दर्शाने लगता है। एग्जाम्पल क्या है? गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिनका काम होता है इन दी डाइजेशन प्रोसेस। बेटा ये चीज आप लोग को इजीली ज्यादा समझ आ सकती थी अगर आपके बुक के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर रहा होता, बट ये हट गया है। तो इस टाइम सिर्फ आप इतना याद रखिए कि गॉबलेट सेल्स होते हैं, दोज आर द यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिनका काम है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्पेसिफिक टाइप के सेक्रीशन करना, जिसकी वजह से खाने का एब्जॉर्प्शन इजीली हो सके, खाने का डाइजेशन इजीली हो सके। ठीक, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम आर द टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम जिन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है फॉर द सेक्रीशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स और सर्टेन केमिकल्स, जिनका इस्तेमाल करेगी बॉडी फॉर सर्टेन पर्पसेस। आई होप बेटा ये समझ आया होगा आप लोग को। ना आया हो तो आप एक और बार क्या कहते हैं दोबारा से रिवाइंड करके चीजों को दोबारा देख सकते हैं, राइट। फिर भी ना आए तो बेटा कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग आप लोग का कमेंट पढ़ के आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर वो चीज दोबारा समझा देंगे। ठीक, मल्टी सेलुलर है तो क्या होगा, यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, एक सेल ना होके कई सारे मल्टीपल सेल्स ने एग्रीगेट बनाया और
अपने आप को एक ग्लैंड की तरह घोषित कर दिए, अपने आप को एक ग्लैंड की तरह दिखाने लगे। इनके अंदर कई सारे ग्लैंड्स, क्या है, कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, किसके? सिंपल एपिथेलियम के। कौन से वाले होंगे? या तो बेटा क्यूबॉइडल होंगे, या तो क्यूबॉइडल होंगे या फिर कॉलमनार होंगे, ठीक। क्योंकि बेटा आपने एक चीज देखी, क्यूबॉइडल वाले में लिखा है सेक्रीशन और कॉलमनार वाले में लिखा है सेक्रीशन, ठीक। ग्लैंड्स का काम होता है सेक्रीटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स और केमिकल्स। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में या तो क्यूबॉइडल होगा या पूरा का पूरा होगा क्या? कॉलमनार। बेटा एक मिनट रुकना। या तो क्यूबॉइडल होगा या कॉलमनार होगा, ठीक। इनके अलावा दूसरा कोई सेल नहीं होगा इन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, ठीक। पाए किस में जाते हैं? इन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में क्यों है? क्योंकि एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? पार्शियल डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि आगे जाकर बॉडी के अंदर और एक्सेसिव टाइप का डाइजेशन करने के लिए कैपेबल है। क्योंकि चैप्टर हट गया है तो इसलिए आप लोग के ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत है नहीं। सिर्फ इतना याद रखिए, अगर मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है तो पाई जाएगी सलाइवरी ग्लैंड में, अगर यूनिसेलुलर है तो गॉबलेट सेल्स में पाई जाएगी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक। आई होप बेटा इतना समझ आया होगा। सेल्स जो इस्तेमाल होंगे उनका नाम है क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स। अगर तो क्या कहते हैं, इन्हीं ग्लैंड्स की पोरिंग के ऊपर हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करें, किनका? ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन करें, ठीक। तो वो दो टाइप के बन सकते हैं, एक होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो क्या होगा? सेक्रेशंस आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। डक्ट्स या ट्यूब्स के थ्रू अपने सेक्रेशन को रिलीज कर रहे हैं तो एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन के पास किसी भी टाइप का डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, दोज आर डक्टलेस। कैसे होते हैं? डक्टलेस, ठीक। ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस हार्मोन्स, एंड हार्मोन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर अप हो जाते हैं। खुद का डक्ट नहीं है तो किस में जाएंगे ये लोग? इनटू दी ब्लड, ठीक। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपने खुद के डक्ट हैं तो वो अपने डक्ट के अंदर ही डालेंगे, ब्लड के अंदर नहीं डालेंगे, ये चीज याद रखिएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एटसेट्रा, ठीक। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं, म्यूकस को, सलाइवा को, ईयरवैक्स को, ऑयल्स को, मिल्क को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। बेटा ऑयल बोले तो वो मुंह पे थोड़ा थोड़ा, क्या कहते हैं, गर्मियों के टाइम ऐसा नहीं लगता कि मुंह पे पूरे में तेल 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 हो गया है, ठीक। वो निकलता कहां से है? क्योंकि फेस के ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं उनको। वो ऑयल ग्लैंड्स धीरे धीरे करके सेक्रीशन निकालते हैं जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर तेल महसूस होता है, राइट। तो इस तेल को, मतलब ये ऑयल को ऐसा मत समझ लेना खुद जाके हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी के अंदर नहा रहे हो तुम, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर से क्रूड ऑयल निकलने लगा, तुम्हारे ऊपर से क्या कहते हैं पेट्रोल की खदानें खुल जाएंगी, ऐसा नहीं है बेटा। ये चीज याद रखिएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनके पास डक्ट्स हैं, एंड इन डक्ट से जो भी, या एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी चीजें निकलती हैं वो म्यूकस हो सकती है, सलाइवा हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, ऑयल्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। जिनके पास खुद के डक्ट्स हैं वो कहलाएंगे एक्सोक्राइन, जिनके पास डक्ट्स नहीं है, जो ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का ही प्रोडक्शन होता है, ठीक। अब मैं फिर से आपसे पूछने लगूं कि ये ग्लैंड की बात कर रहा हूं, सेक्रेशन की बात कर रहा हूं, तो कौन से सेल्स होंगे इनके पास? इनके पास होंगे क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल्स। याद रखिएगा, क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स होंगे, चाहे भले ही ये यूनिसेलुलर टाइप के ग्लैंड बने या मल्टी सेलुलर टाइप के ग्लैंड बने, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि आगे आगे का पढ़ रहे हैं पीछे की भी चीजें भूल जा रहे हैं। पीछे की चीजें नहीं भूल रही हैं, आगे की भी याद रखनी है, पीछे की भी याद रखनी है, तब जाके वो 360 में 360 आएंगे। नहीं तो पता चला आगे का पढ़ रहे हैं, पीछे का ऐसा ब्रेन वॉश होता हुआ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। तो 360 आउट ऑफ 360 में 36 मार्क्स रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं कीजिएगा आप, राइट। अगर 36 मार्क्स लाने हैं तो वही चीज करिए, आगे का पढ़िए, पीछे का भूल जाइए। और 360 चाहिए तो बेटा आगे का भी याद रखना है, पीछे का भी याद रखना है, ठीक। अब मेहनत करनी है खूब दबा के। अब सीधा आते हैं हम लोग ओवर द कंपाउंड एपिथेलियम।
अगर क्या हो, सिंपल इपिथेलियम नहीं है, कंपाउंड इपिथेलियम है। व्हाट इज कंपाउंड इपिथेलियम सर, पहले वही पूछ लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, इट इज अ मल्टी लेयर्ड सेल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कंपाउंड इपिथेलियम का नाम देते हैं। सिंपल इपिथेलियम की कई सारी लेयर चिपका दूंगा, मल्टी क्या कहते हैं, कंपाउंड इपिथेलियम बन जाएगी। कुछ नहीं है डिफरेंस उसके अंदर, ठीक। हर कंपाउंड इपिथेलियम के पास अपनी एक सिंपल इपिथेलियम की लेयर है जो कि आपस में जोड़ रखी है मैंने, ठीक है। इनका काम लिमिटेड होता है सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। क्यों? अरे सर जी, इनके क्यूबॉइडल या कॉलुमिनर सेल जो थे वो हमने दबा ही दिए, अब वो दब गए हैं तो काहे का सेक्रेशन और काहे का एब्जॉर्प्शन, है ना। इनका काम सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत लिमिटेड है। अगर गलती से एक आध दो ऊपर का कॉलुमिनर या क्यूबॉइडल सेल खुला छूट गया तो वो सेक्रेशन कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक। दे कवर द ड्राई सर्फेसेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी, फेरेंक्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स और सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक। क्या कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। स्किन के ड्राई सरफेस या अपर लेयर, ठीक। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी है, मुंह के अंदर की जितनी लेयर है वो कंपाउंड एपिथेलियम की बनी हुई है सर। वो फेरिंग्स वाला इलाका है, ठीक है, जहां से खाना अंदर घुसेगा वो वाला, उसको कवरिंग वाली लेयर का नाम कंपाउंड एपिथेलियम है। डक्ट्स की इनर लाइनिंग यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स की जो अंदर की लेयर है वो कंपाउंड एपिथेलियम की बनी है। पैनक्रियाटिक डक्ट्स जो भी हैं वो कंपाउंड एपिथेलियम के बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल लेयर में भले ही हैं बट एक तरीके से बहुत बड़ी लेयर नहीं बनी है, यानी कि बहुत थिकनेस नहीं चाहिए, ठीक। इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए बट इतनी ज्यादा रिजिडिटी की हमको जरूरत नहीं है। जितने भी सरफेस आपको बताए हैं वो सारे के सारे फ्लेक्सिबल हैं। एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा बेटा, देखो ये रही फ्लेक्सिबल, आपकी अपर मॉइस्ट नॉन मॉइस्ट स्किन लेयर की बात कर रहा हूं। अंदर वाली लेयर की बात करूं तो देखो ये अंदर की तरफ घुस सकती है, ठीक है, यानी कि ये एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स की होती हैं, इसलिए कंपाउंड एपिथेलियम इनके पास प्रेजेंट है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। नहीं तो पता चला क्यों का सवाल पूछते पूछते आप विकिपीडिया पहुंचे और विकिपीडिया ने आप लोग को पूरा खोल के दिखा दिया कि लो कर लो पीएचडी। तो भैया जिन बच्चों को पीएचडी करनी है एनिमल टिश्यूज के ऊपर, वो भले ही आराम से खोल के किताबें पढ़ते रहें, बट जिनको नीट का पेपर क्लियर करके खुद डॉक्टर बनने का शौक है तो इतना अपर पढ़ें, ठीक। बाकी जिनको भी ज्यादा जिज्ञासा है ये चीज याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में जैसे ही आप एंटर करेंगे, एमबीबीएस हो या कोई भी मेडिकल कोर्स हो, सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम का एक इतनी बड़ी मोटी किताब मिलेगी आपको। आराम से खोलकर सुबह से शाम तक किताबें पढ़िएगा कि कंपाउंड एपिथेलियम क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कब है, कैसी है, ठीक। ये सारे क्यों, कहाँ, कब, कैसे के सवाल आप वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नीट ने सिलेबस सिर्फ आपको अपर इसलिए दिया है क्योंकि उसे आप लोग को पीएचडी नहीं करवानी है, उसको आपका डॉक्टर बनाना है, और डॉक्टर बनाने के लिए वो आपको फर्स्ट ईयर में इन्हीं चीजों को पहले दोबारा से पूछेगा। आपको अगर अपर सिलेबस पता है तो इनर आराम से पढ़ सकते हो, अगर अपर ही नहीं पता है, सीधा अंदर घुस के पढ़ाए हो तो बेटा पहले डॉक्टर नहीं बनोगे, एंट्रेंस भी देना पड़ेगा। एंट्रेंस देने के लिए अपर नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक। जहां जहां पर जरूरत है मैं वहां वहां पर थोड़ा थोड़ा बता देता हूं एक्स्ट्रा फॉर्म में, राइट। इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखिएगा और रटते हुए नहीं चलना है, समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, राइट। जहन में ये चीज बैठी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीट का पेपर खत्म हो गया उसके बाद फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आए उसके बाद ये सारी चीजें गायब है कि ऐसा क्या होता है हमने तो देखा नहीं, है ना। तो ये चीज नहीं करनी है। फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द केमिकल्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। कोई भी केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस होगा उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है कंपाउंड एपिथेलियम। इसी के साथ साथ ये इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करा रही है, ठीक। इजीली तरीके से अगर तुम्हारा मुंह नहीं एक्सपेंड होगा तो कोई फायदा नहीं है। रिजिड मुंह है, इतना ही खुलता है तो उसके बाद फिर खाना ज्यादा बड़ा खा नहीं पाओगे, फिर छोटे छोटे टुकड़े करके खाने पड़ेंगे, है ना। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा कंपाउंड एपिथेलियम वाला। नेक्स्ट इज सेल जंक्शन, यानी कि जैसे ट्रेन के रेलवे स्टेशन के जंक्शन होते हैं ना, कि यहां से इस स्टेशन के लिए गाड़ी बदलिए, लाइक कानपुर सेंट्रल है ना, कानपुर इज अ बड़ा जंक्शन ना। तो कानपुर के अंदर से आप कई जगहों के लिए ट्रेनें ले सकते हैं, कि लखनऊ जाना है तो कानपुर से जा सकते हैं ना। अगर आपको कहीं और जाना है, टूंडला की तरफ जाना है तो जा सकते हैं, दिल्ली की तरफ जाना है तो दिल्ली की तरफ के लिए अलग से ट्रेन है,
आगरा जाना है तो वहां से जा सकते हैं, ठीक, वाराणसी साइड जाना है तो वहां जा सकते हैं, गया साइड जाना है तो वहां जा सकते हैं। तो जंक्शन वो इलाका जहां से कई अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में बटा जा सकता है, अलग अलग डायरेक्शंस में जाया जा सकता है, ठीक, तो वो तो ट्रेन जंक्शंस कहलाते हैं। यहां बात हो रही है सेल जंक्शंस की, जहां पर अलग अलग टाइप के सेल एक दूसरे से जुड़ सकते हैं या अलग हो सकते हैं, ठीक। द जंक्शंस दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल। जंक्शन वो है जिसके थ्रू एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्सचेंज का क्या कहते हैं मीडियम या फिर एक्सचेंज का पॉइंट बन के आ जाए फॉर दी एडजेसेंट या नेबरिंग सेल्स के लिए। कहने का मतलब ये, आस पड़ोस में कई सारे सेल्स हैं, उनको अपना सामान, इस सेल को मान लो यहाँ साइड पे मेरे राइट में एक सेल है, एक लेफ्ट में सेल है, ठीक, इन दोनों को अपना सामान आदान प्रदान करना है कि भैया हमने खीर बनाई है, वो बोल रहा है हमने गाजर का हलवा बनाया है, ठीक, बोल रहे हैं कि देखो भैया हमको खीर, ये राइट वाले बोल रहे हैं हमको खीर पसंद है, लेफ्ट वाले बोल रहे हैं हमको गाजर का हलवा पसंद है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम तुमको अपना गाजर का हलवा दे देंगे, तुम अपना हमको खीर दे दो, है ना। तो इन दोनों ये ऐसे बोल तो रहे हैं, लेकिन उन दोनों को प्रोवाइड कराने का जो चैनल होगा, ठीक, यानी कि एक फंक्शनल या स्ट्रक्चरल एक्सचेंज का जो चैनल होगा उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो सेल जंक्शन क्या करेंगे, एडजेसेंट सेल्स के बीच में एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल लिंक बनाते हैं जिसकी वजह से वो अपने मटेरियल्स का एक्सचेंज करने के लिए कैपेबल हों, ठीक। दे आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। कहां पाए जाते हैं, एपिथेलियम और अदर टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखिएगा, ठीक। और 3 टाइप के होते हैं, राइट। जंक्शन और क्या कहते हैं लिंकिंग समझ में आ गई होगी, कहां होते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब 3 टाइप पढ़ते हैं, एक होता है टाइट जंक्शन, एक होता है एडहेरिंग जंक्शन, एक होता है गैप जंक्शन। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की जरूरत है। टाइट जंक्शन का मतलब होता है हेल्प्स टू स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज, ठीक है ना। तो टिश्यू था, उसके ऑल अराउंड अगर टाइट जंक्शंस प्रेजेंट हैं तो इंटरनली उसके अंदर कोई भी बॉडी फ्लूइड जा रहा हो वो कभी बाहर लीक हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो टाइट जंक्शन क्या करेंगे, एक तरीके से डक्ट टेप का काम कर रहे हैं, है ना। ये डक्ट टेप किसी भी तरीके से अंदर के सामान को बाहर नहीं निकलने देते हैं, ठीक। तो टाइट जंक्शन का काम है कि बाहर के किसी भी मटेरियल से मिलने नहीं देना है इंटरनल मटेरियल को, राइट। एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है, परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये क्या करते हैं, जैसे घर बनाते टाइम हम लोग ईंटों के बीच में सीमेंट लगाते हैं ना बेटा, जैसे ये 2 ईंटें थी, इनके बीच में एक सीमेंट लगाते हैं, ठीक। तो ये एक सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम करते हैं। क्या करते हैं, एक तरीके से एक सेल था, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, तो सारे सेलों के बीच में कहीं ना कहीं सीमेंट, एक सीमेंटिंग लाइक सब्सटेंस घुसेड़ दिया जिसकी वजह से वो सारे सेल एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, ठीक। तो ये सेल्स को एक साथ रखने का काम करते हैं। जब तक सेल एक साथ नहीं रहेंगे तो एक टिश्यू नहीं बनेगा, राइट। लास्टली होता है बेटा गैप जंक्शंस। क्या करते हैं, इट फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, ठीक। इनका काम ऐसा होता है कुछ, जैसे कि हमारे एक ये सेल थे, ठीक, और एक ये वाले सेल थे। तो गैप जंक्शन क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक लिंक घोषित करवा देते हैं कि आप सामान का एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के थ्रू बाय दीज स्पेसेस, ठीक है ना। ये सेल ए था, ये सेल बी है, इन दोनों के साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट चिपके हुए हैं। तो इससे होगा क्या, जो भी आयंस होंगे, जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे या लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ए सेल से बी सेल में जा सकते हैं, बी सेल से ए सेल में आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कई सारे मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे जिसकी वजह से आदान प्रदान आसान हो जाता है, ठीक। इस टाइप के जंक्शंस को हम लोग गैप जंक्शन बोलते हैं, यानी कि इनकी बात की जा रही है, इनको बोलेंगे हम लोग गैप जंक्शंस। एडहेरिंग जंक्शन के अंदर एक सेल ये रहा, इनके बीच में एक ये रहा, फिर दूसरे ये रहा, तीसरा ये रहा, इन सारे सेल्स को एक साथ ज्वाइन करने का काम है, ठीक। टाइट जंक्शंस के अंदर ये टिश्यू का स्ट्रक्चर है बेटा, इस टिश्यू के ऊपर और नीचे टाइट जंक्शंस लगे रहेंगे जिसकी वजह से होगा क्या, चीजें लीक नहीं होंगी, ठीक।
तो ये सारे के सारे जंक्शन का अपना खुद का एक अलग पर्सपेक्टिव है, अलग काम है, उन काम को आसानी से समझा जा सकता है, इजीली फॉर्म में नाम याद रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो तो इजीली टिक कर सकते हो आसानी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर, राइट। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड टाइप का टिश्यू पाया जाता है एनिमल टिश्यू, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि अलग अलग टिश्यूज को जोड़े रखने का एक लिंकर टिश्यू जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। यानी कि हमारे अलग अलग शहरों को जोड़ने का जो काम करते हैं उनका नाम है रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, है ना, एंड रेलवेज। ऐसे ही ये हमारे शरीर के रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज के तौर पर हैं, यानी कि ये अलग अलग टिश्यूज को जोड़ने का काम करते थे, इसलिए इनको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक। इट लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक। ये लिंक भी करते हैं और अलग अलग टिश्यूज को सपोर्ट भी करते हैं, राइट। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट और कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यूज होते हैं जो कि हर एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और पाए जा सकते हैं, ठीक। ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल बेटा वो सेल है जिससे फाइबर्स बनते हैं, मसल फाइबर्स हों या टिश्यू फाइबर्स हों या फिर कोई भी टाइप के सेल्स हों। सिर्फ ये चीज जो होती है ब्लड के पास नहीं होती है, बाकी सबके पास होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये इजिली याद हो सकता है, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, तो भरोसा है आप। दे सेक्रेट स्ट्रक्चरल फाइबरस प्रोटीन्स कॉल्ड दी कोलेजन एंड इलास्टिन, ठीक है ना। कोलेजन और इलास्टिन नाम के दो फाइबर्स होते हैं जिनसे मिलकर मसल बंडल्स या फिर फाइबर बंडल्स बनते हैं, जिनकी वजह से अलग अलग मसल टिश्यूज बनकर ओरिजिनेट होते हैं, जिनका काम अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर उनका अलग अलग काम होता है। लाइक स्केलेटल टिश्यूज हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है ना। इस सब के सब जो हैं वो किसी न किसी फाइब्रोब्लास्ट नाम के एक सेल से बने हैं जिसका काम यही था कि वो फाइबर्स बना रहा था। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर नथिंग लाइक कि हमारे देश के अंदर टाटा ग्रुप की वो खुद की स्टील कंपनी है, ठीक। जब तक स्टील नहीं होगा, आयरन बार्स नहीं होंगे, तब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते, राइट। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल हर एक में पाए जाएंगे बट ब्लड के अंदर नहीं पाए जाते हैं। क्या काम है इनका? ये स्ट्रक्चरल फाइब्रस प्रोटीन निकालते हैं जो कि कोलेजन और इलास्टिन के रूप में हो सकते हैं। कोलेजन और इलास्टिन दो फाइबर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग टाइप की मसल्स को बनाने के लिए, ठीक। क्या करती हैं? दे गिव स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज। ये काम है बेटा इलास्टिन फाइबर एंड कोलेजन फाइबर का। क्या करते हैं? मसल फाइबर को इलास्टिसिटी भी देंगे, उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी भी देंगे। इलास्टिन इसके अंदर जो रहता है वो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक। स्ट्रेंथ का काम जो होता है वो कोलेजन प्रोवाइड करा रहा होता है। दोबारा बोलता हूं बेटा, फिर से सुनिएगा। इलास्टिन फाइबर का काम होता है इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना किसी भी टिश्यू को। कोलेजन फाइबर का काम होता है उस टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। दोनों के दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो स्ट्रेंथ भी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट रहती है, राइट। The cells also secrete modified polysaccharides or matrix which accumulate between the cells and fibers. कई बार ये होता है कि इनके थ्रू मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स भी निकलते हैं, यानी कि शुगर लाइक मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं जिनका नाम है मैट्रिक्स। ये क्यों होते हैं? ये सेल्स और फाइबर्स के बीच में अटैच हो जाते हैं, इनडायरेक्टली सेल्स और फाइबर्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी कि फाइबर्स कोई भी हो वो अलग टिश्यू से एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक। अगर मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जुड़ाव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? दीज आर लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड टाइप। तीन टाइप होते हैं, पहला है लूज, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। पहला है बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो बेटा ये रहा फाइब्रोब्लास्ट येलो कलर में, इसका काम सिर्फ और सिर्फ फाइबर्स बनाना है। ये कोलेजन का फाइबर है, ये मैक्रोफेजेस है, WBC का एक पार्ट आपको याद रहा हो। ये मास्ट सेल हैं जिसके थ्रू हिस्टामिन और सेरोटिन नाम के
केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन या एलर्जी देखने को मिलती है। ये इतने काम का नहीं है, वो अगले साल आपको पढ़ने को मिलेगा। इन दिस cells called fibroblasts, macrophages, mast cells, etc. are present। सब दिखा रखा है, फाइब्रोब्लास्ट से फाइबर बनेगा, मैक्रोफेजेस जो रहते हैं वो किसी भी टाइप का फॉरेन पार्टिकल होगा उसको एनगल्फ कर लेते हैं, जैसे अमीबा खा जाता है ना, ऐसे करके मैक्रोफेज भी एक्सटर्नल मटेरियल को खा जाता है। ठीक, कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ का काम करेंगे, इन्हीं के बीच में इलास्टिन भी प्रेजेंट रहता है जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करा रहा होता है। मास्ट सेल क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन के काम में आ रहे होते हैं। हिस्टामिन और सेरोटिन नाम के दो केमिकल निकालते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटिन। ठीक, जिनका काम होता है फॉर द इन्फ्लेमेशन यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर ये काम आते हैं। राइट, एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि इसके अंदर ये सारे के सारे फाइबर्स अटैच्ड हैं। ठीक, दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है एरियोलर, एक होता है एडिपोस टिश्यू। ये जो डायग्राम है ये बेटा एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है। ठीक, तो एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर वाली तो सिंपल एपिथेलियम, इसके नीचे हमारी एरियोलर टिश्यू की लेयर होती है। क्या काम है, इट सर्व्स एज द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। ये जो ऊपर वाली एपिथेलियम है ना, इसको सपोर्ट करने का काम ये एरियोलर टिश्यू कर रही है। पहले ही बताया था, इनके बीच में जो सेल मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा उसकी वजह से ये सेल्स और टिश्यूज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, जो कि स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एरियोलर का काम याद रखना, स्किन के नीचे होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये सपोर्ट कर रही होती है रिस्पेक्टिव एपिथेलियम को। ठीक, नेक्स्ट इज एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू का काम होता है, ये भी स्किन के नीचे पाई जाती है। जितना मोटा शरीर होगा उतनी बड़ी एडिपोस टिश्यू की लेयर होगी। क्या काम कर रही होती है फिर एडिपोस टिश्यू की लेयर, बेटा आपको अच्छे से याद आ जाएगा। अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो मोटा आदमी रहता है तो उसको ठंड कम लगती है। इट इज जस्ट लाइक अ बल्बर की लेयर, जैसे कि वेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, इट सेल्स स्टोर्स दी फैट। इनके सेल का नाम होता है बेटा एडिपोसाइट। ये फैट्स स्टोर कर रहे होते हैं, एक तरीके से खाने का भी रिजर्वायर है, और साथ ही साथ जितना ज्यादा फैट की लेयर रहेगी उतना ज्यादा बॉडी से हीट लॉस कम होता है, जिसकी वजह से इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस जो था वो मेंटेन रहेगा। अगर वो मेंटेन्ड है तो काम अच्छा बन सकता है। ठीक, excessive nutrients which are converted into fats are stored in this tissues। सिंपल सी बात है, एक्सेसिव खाना खाओगे, एक्सेसिव फैट्स खाओगे तो उनको कन्वर्ट करके कहां डाल दिया जाता है, एडिपोसाइट्स के अंदर। दिस इज द स्ट्रक्चर। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही, ये एक्सटर्नल वाली। ठीक, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बेटा आप एक चीज देखो कि इसका साइटोप्लाज्म बहुत छोटा सा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत छोटी सी है, बट फैट स्टोरेज एरिया बहुत बड़ा है। ठीक, यानी कि बहुत अमाउंट का फैट इनके अंदर स्टोर हो सकता है। जितना ज्यादा फैट स्टोर होता चला जाएगा उतना ज्यादा शरीर के अंदर खाने की कमी कम होगी, साथ ही साथ इंटरनल टेम्परेचर लॉस होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दबा के खाना खाना है ना, कि ज्यादा मोटी होती चली जाएगी तो इंटरनली जो ब्लड वेसल्स है ना वो दब जाएंगे, फिर शरीर के अंदर खून ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो निपट जाओगे। राइट, तो सब चीज हद में रह के करनी चाहिए। वो बोला जाता है ना कि बेहद जो चीज हो जाए वो बर्बाद कर देती है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगर बेहद एडिपोस टिश्यूज प्रेजेंट हैं तो निपटा देगी आपको। राइट, तो एडिपोस टिश्यूज का काम क्या है, फैट को स्टोर करना, स्किन के नीचे ही पाई जाती है, और जितना मोटा शरीर उसकी वजह से उतना ज्यादा इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रह सकता है। ठीक, नेक्स्ट जो था हम लोगों ने जो नेक्स्ट पढ़ा था इसके अंदर, दैट वाज डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है ना, इसके अंदर भी इन दिस फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। इनके अंदर जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थे वो बहुत पास पास चिपके हुए रहते हैं, इसी वजह से तो इनका नाम डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस का मतलब यानी कि बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा घनी आबादी होती है किसकी, फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट की। दो टाइप के होते हैं, पहला है डेंस रेगुलर और दूसरा है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। कहां होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। डेंस रेगुलर और इररेगुलर से तो समझ ही गए होंगे। रेगुलर के अंदर एक स्पेसिफाइड
वे के अंदर ये अटैच रहते हैं लाइक दिस वन। इर्रेगुलर में जहां जिसका जैसा मन कर रहा हो वैसे अपनी श्रद्धा भावना के हिसाब से कोई भी फाइबर कहीं भी रह सकता है, ठीक है ना। इट इज जस्ट लाइक कि जिसका जो मन करे वो कर लो। एंड रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कि नहीं, यू आर इन आर्मी एंड यू हैव टू परफॉर्म लाइक व्हाट यू हैव बीन ऑर्डर्ड। जिस तरीके से बोला गया उसी तरीके से बिहेव कीजिएगा, उसके अलावा करोगे तो निपटा होंगे, मारेंगे आपको, ठीक है। सो दे हैव अ रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स एंड दीज डोंट हैव अ रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स, ठीक। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर। कोलेजन फाइबर्स जो रहते हैं वो इलास्टिन फाइबर के बिल्कुल बीच बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक रेगुलर पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है ना। कहां पाए जाते हैं? टेंडन्स और लिगामेंट्स के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बारी पूछा गया है। और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है टेंडन्स और लिगामेंट में कि कौन कहां पर अटैच है। टेंडन्स जो रहती है वो मसल्स से बोन को अटैच कर रही होता है, अटैच मसल्स टू बोन, यानी कि मसल कोई भी है उसको अटैच करने का काम हो टूवर्ड्स दी बोन, वो करेगी टेंडन। लिगामेंट क्या करती है? एक बोन से दूसरी बोन को अटैच कर रही होती है, ठीक। कैसे? जैसे कि ये जॉइंट है मेरा ये वाला, ठीक है ना, तो इस वाली बोन को यहाँ की दो बोनों से अटैच करने का जो काम होगा वो लिगामेंट का है, ठीक। टेंडन का काम क्या है? इसकी मसल जो है, ये बाइसेप मसल जो है, ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना, बेटा मेरा नहीं है खैर, तो बाइसेप मसल जो है उसको क्या कहते हैं, यहाँ की जो बोन है उससे जोड़ने का जो काम है वो है टेंडन का, ठीक। तो टेंडन क्या करेंगे? मसल से बोन को अटैच करेंगी। लिगामेंट क्या करेंगी? बोन से बोन को अटैच कर रही होंगी, राइट। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत बारी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाता है, राइट। अगला है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इनके अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम इनके अंदर कोलेजन ही पाया जाता है, ठीक। आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, कहने का मतलब कोई परफेक्ट वे नहीं अरेंज होने का। अगर यहाँ कोलेजन है तो बहुत दूरी तक पता चला इलास्टिन चल रहा है, फिर कोलेजन आ गया, फिर बहुत दूरी तक कोलेजन चल रहा है, फिर बीच में कहीं पर इलास्टिन घुस गया, राइट। तो एक रिस्पेक्टिव वे नहीं है, एक परफॉर्म्ड वे नहीं है, एक बोलते हैं ना कि एक सिस्टमैटिक वे के अंदर अटैच है, वो सिस्टम नहीं प्रेजेंट है इर्रेगुलर के पास, ठीक। ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं टिश्यू, सिंपल सी चीज है, स्किन के अंदर पाए जाते हैं। ज्यादा आसान नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से याद किया जा सकता है, बहुत छोटी छोटी चीजें बेटा। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है कार्टिलेज, दूसरी होती है बोन्स, ठीक है ना। इन दिस इंटरसेलुलर मटेरियल, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक, इज सॉलिड एंड प्लायेबल। सॉलिड तो होता ही होता है बट प्लायेबल होता है, यानी कि कंप्रेस हो सकता है इजिली। बेटा देखो, ये इजिली कंप्रेस हो सकता है, ये इजिली आगे पीछे हो सकती है ना, आपकी गर्दन या कमर सारी आगे पीछे हो सकती है। तो ये क्या है जो क्या कहते हैं, मुड़ रही हैं, इधर उधर हो रही हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है ना। एंड रेजिस्ट दी कंप्रेशन, यानी कि बहुत कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए कैपेबल है, टूटेंगी नहीं, सिंपल सी बात है, मुड़ जाएंगे उनके साथ, रेजिस्ट नहीं करेंगे, उनके साथ अपना शेप चेंज करने के लिए कैपेबल है, ठीक। तो इनका जो इंट्रासेलुलर मटेरियल होगा सॉलिड तो होगा ही, देखो बेटा सॉलिड तो है, ठीक, बट कंप्रेसिबल है, राइट। जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं जिनकी वजह से कार्टिलेज बन रही होती है, उन सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स, आर एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम, ठीक है ना। कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर सारा का सारा चीज एनक्लोज रहता है, जिनकी वजह से मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स के अंदर एनक्लोज रहती है, जिनकी वजह से कार्टिलेज के सेल्स बनते रहेंगे, जितना ज्यादा बनेंगे उतनी बड़ी कार्टिलेज होती चली जाएगी, राइट। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स, यानी कि जो छोटा सा एम्ब्रियो पैदा हो रहा होता है, यानी कि जो पेट के अंदर बेबी होता है, वूम के अंदर जो बेबी होता है, उसके अंदर मैक्सिमम कार्टिलेजेस होती हैं, ठीक है ना। कार्टिलेज नहीं होंगी ना तो इजीली बर्थ नहीं हो सकता है, बर्थ कैनाल बन नहीं पाता आसानी से, राइट। रेजिस्ट करने लगेगा बच्चा बाहर आने से, तो सी सेक्शन करना पड़ेगा, यानी पेट फाड़ के बच्चा बाहर निकलना पड़ता है। तो कार्टिलेजेस होती हैं, अब वही बच्चा जब बाहर आ जाता है तो उसकी कार्टिलेजेस धीरे 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 करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड हार्ड इररेजिस्टिबल बोन्स के अंदर, यानी कि जो वो कंप्रेशन रेजिस्ट नहीं करती, ज्यादा कंप्रेस करोगे टूट जाएंगी, राइट। कार्टिलेज कहां प्रेजेंट होती है? टिप ऑफ नोज, इजिली देख सकते हो बेटा, टिप ऑफ नोज
आउटर ईयर यानी कि पिन्ना जॉइंट्स के बीच में होती है, ठीक। इनवर्टिबल कॉलम लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक। कार्टिलेज नहीं होंगी तो आपके मूवमेंट आसानी से नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो कार्टिलेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि बोन निकाल दूं मैं, अगर बोन निकाल दो तो फिर ऐसे करके वो पिचक पिचक के जाने लगोगे अपने आप ही, है ना। तो कार्टिलेज आर रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हमारा मूवमेंट आसानी से हो सकता है, हमारी कई चीजों में हमको आसानी होती है, राइट। सो आप लोग को ये समझ आया होगा, कार्टिलेज सेल का नाम है बेटा कॉन्ड्रोसाइट, राइट। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज बोन, जो एक और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, उसका नाम है बोन, ठीक। इट इज अ हार्ड नॉन प्लायेबल मैट्रिक्स रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर, ठीक है ना। बहुत हार्ड है, ठीक, और नॉन प्लायेबल है, यानी कि कंप्रेस नहीं कर सकते, ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करोगे टूट जाएगा पूरी तरीके से, ठीक। इनके पास कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, चाहे वो फॉस्फेट के फॉर्म में हो, कार्बोनेट के फॉर्म में हो, सल्फेट के फॉर्म में हो, ठीक है ना। साथ ही साथ हार्ड कोलेजन फाइबर भी है, जिसकी वजह से बोन को एक स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है ना। ये वाली बोन है, ये स्ट्रेंथ, यानी कि ये टूटे, मतलब इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, कंप्रेस नहीं होगी, टूट जाएगी ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो ये इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई इसके पास? क्यों? क्योंकि इसके पास कैल्शियम के सॉल्ट और कोलेजन फाइबर्स थे, ठीक। बोन के सेल्स का जो नाम होता है उनका नाम है ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है ना। आर सीन इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने, लैक्यूने जैसे स्पेसेस के अंदर ये पाए जाते हैं। क्यों, कहां, कैसे वाली कहानी बेटा एमबीबीएस में जाकर पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत अंदर से घुस के नहीं पूछेगा वो आपसे, राइट। तो बोन सेल्स का नाम है ऑस्टियोसाइट्स, उनका नाम था कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक। ये स्पेसेस के बीच में पाए जाते हैं, जिनके स्पेसेस का नाम है लैक्यूने, राइट। कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है बेटा। हेवर्शियन कैनाल वो कैनाल होता है जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स पास हो रही होती है, जिसके थ्रू पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलता है फॉर द डेवलपिंग, क्या कहते हैं, बोन सेल्स, सॉरी। फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम बन गया है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है ना। ये रिब केज है बेटा, ये बना है किससे? पूरा का पूरा बोन से बना हुआ। क्या इनक्लोज किए हुए ये हमारा रिब केज? हार्ट, बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक। इसके अंदर लंग्स हैं, ये स्कल है हमारा, इसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है ब्रेन। तो उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है या उनको सपोर्ट करने का काम है वो करेगा कौन? बोन या कार्टिलेज, राइट। लिम्ब बोन सर्व्स द वेट बियरिंग फंक्शंस, यानी कि हाथ और टांगों के जो बोन्स हैं वो हमारा वेट बियर करती हैं। कैसे? हाथों के बल भी खड़े होने की क्षमता रहती है हमारे पास, टांगों के बल तो वैसे ही चलते, तो अपने आप ही देख सकते हो, है ना। इतना मोटा शरीर है, इतना बड़ा शरीर है, उसको चलाने का काम कर रहे हैं कौन? ये बोन्स और कार्टिलेज, राइट। टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट एज आई सेड, राइट। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी बोन मैरो, जितनी भी लंबी बोन्स हैं, राइट। हमारी टांगों की बोन को ले लो या फिर ये हाथों की बोन को ले लो, तो इनके पास क्या होती है? एक हॉलो कैविटी होती है जिनसे क्या कहते हैं, ब्लड के सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक। एंड उस कैविटी या फिर उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, ठीक। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा बोन मैरो प्रेजेंट कहाँ होती है? उसके अंदर, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है और लॉन्ग बोन्स के पास प्रेजेंट रहती है, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम है ब्लड। ये फ्लूइड के फॉर्म में है, यानी कि तरल पदार्थ के तौर में है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, इसके अंदर प्लाज्मा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा, आराम से पीएचडी कर लेना बैठ के, ठीक। कौन कौन से चीजें पाई जाती हैं जो बचपन से पढ़ते हुए हो? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक। सबके बारे में दे रखा है बेटा, आराम से पढ़ेंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर सब चीजें हैं उधर पे, इतना ज्यादा घबराना नहीं है इसके अंदर। हेल्प्स इन दी सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ये भी आगे जाके ही पढ़ेंगे कि क्या क्या सर्कुलेट करने के लिए कैपेबल है। खाना, पानी, साथ में हवा और फिर एक्सक्रीशन ऑल्सो, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के हैं। इरेथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं, बेसोफिल, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, डेंड्राइट सेल, मैक्रोफेजेस, सब के सब दीज आर द ब्लड सेल। मैक्रोफेजेस, डेंड्राइट सेल नहीं होता बेटा, ये चीज याद रखना, बस ये नहीं होता है, ये न्यूरल टिश्यू का पार्ट है। नेक्स्ट इज दी मसल टिश्यूज, इसके लिए भी पूरा का पूरा चैप्टर है। थोड़ा ओवरव्यू के फॉर्म में पढ़ लो, आराम से मसल टिश्यू वाला भी पढ़ सकते हो।
टिश्यूज मेड अप ऑफ मैनी मसल फाइबर्स, मसल सेल से मिलके पूरे के पूरे मसल फाइबर्स बनते हैं, उनकी वजह से अलग अलग मसल टिश्यूज बन के आ जाते हैं। मसल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल से मिलके पूरा का पूरा मसल फाइबर का स्ट्रक्चर बनता है। क्या होता है, पूरा चैप्टर है बेटा, आराम से नीट के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। मसल टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है ना, इसके अंदर काम आती है, तुम्हारे चलने फिरने के काम आती है, या फिर शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने के काम आती है। 3 टाइप की होती हैं, एक स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, सबका अपना अपना काम है। ये है स्केलेटल मसल्स, ठीक, दे आर अटैच्ड टू बोन, ठीक, सिंपल सी बात, स्केलेटल मसल या स्ट्राइएटेड मसल जहां पर भी आए, उनके अंदर होता क्या है कि वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होती है, यानी कि देखो मुझे वहां से यहां आना था तो मेरे दिमाग ने एक सिग्नल भेजा, ठीक, तो मसल चलने लगी, जिस मसल का इस्तेमाल हुआ उसका नाम है स्केलेटल मसल, यानी कि पूरे के पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर यानी कि बोन स्ट्रक्चर को जो सपोर्टिंग मसल्स हैं उनका नाम है स्केलेटल मसल्स। स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट इन दी मसल्स, ये देखो ये अलग अलग अपीयरेंस आ रहा है ना, व्हाइट ब्राउन, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक वाला, ठीक, इनको बोलते हैं स्ट्राइएशंस, यानी कि अलग अलग स्ट्रिप्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं, राइट। मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, अलग अलग मसल बंडल जो रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए रहते हैं, एक दूसरे के साइड बाय साइड लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो अपीयरेंस है वो स्ट्राइएटेड फॉर्म का आता है, राइट। अ शीट ऑफ tough connective tissue enclosing several bundles of muscle fibers are present, क्या होता है उसका नाम, वो शीट वाला नाम भी आपको मसल वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, बट अगर किसी बच्चे को मालूम हो तो वो उसको कमेंट कर सकता है, अगली बारी मैं उसका नाम पक्का बता दूंगा, राइट। शीट का नाम बेटा ये आपके लिए एक तरीके से समझ लो, आप घर जाके दोबारा से, मतलब जब वीडियो खत्म हो जाए तो दोबारा से चेक कर लेना कि उस शीट का नाम क्या है जो कि मसल बंडल्स को कवर अप किए हुए है, ठीक, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज, शीट याद रखिएगा, शीट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि उस शीट का नाम क्या है, राइट, एक तरीके से क्वेश्चन मान सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है, आराम से पढ़ सकते हो उस चीज को, उस क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट टाइप की जो मसल होती है उसका नाम है स्मूथ मसल्स, ठीक, इनवॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर जो भी मसल्स है हमारी वो स्मूथ मसल के अंदर आती है, इसका मतलब ये नहीं कि दिल की मसल भी स्मूथ मसल की होगी, वो कार्डियक होती है, राइट, मतलब कोई भी इनवॉलेंट्री फंक्शन के लिए अगर मसल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर स्मूथ मसल्स होती है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर स्ट्राइएटेड अपीयरेंस नहीं होता है, यानी कि फ्यूजी फॉर्म की होती है, किसी भी टाइप की अलग अलग बंडल्स नहीं दिख रहे होते हैं, व्हाइट ब्लैक वाले स्ट्रीकर्स नहीं नजर आ रहे होते हैं, ठीक, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्यूजी फॉर्म का होता है, यानी कि टेपरिंग एंड रहते हैं और बीच में से फूली हुई रहती है, राइट। फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड, यानी कि आगे पीछे से पतले होंगे और बीच में से मोटे होते हैं। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं उनमें, स्ट्राइएशंस से सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट, टिश्यू शीट का नाम आपको बताना है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक। तो सेल जंक्शंस जो रहते हैं इनको होल्ड करने का काम करते हैं, किसी न किसी से एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। एडहेरिंग जंक्शन का काम आएगा बेटा इसके अंदर, है ना, और कौन सा, गैप जंक्शन का नाम मत लीजिएगा, तो गैप जंक्शन का काम नहीं है इसके अंदर, ठीक। एडहेरिंग जंक्शंस हैं और टाइट जंक्शंस, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग मसल बंडल है, ये एक मसल बंडल है, ये एक मसल बंडल है, ये एक मसल बंडल है, इन तीनों को जोड़ने का काम करेंगे सेल जंक्शंस, राइट। They are seen in the wall of internal organs such as blood vessels, stomach and intestine, important है, याद रखिएगा कहां पर होती हैं। जो स्केलेटल मसल्स थी वो स्केलेटल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक। स्मूथ मसल्स स्टमक हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, इनके अंदर प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि हम इनके एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारा मन थोड़ी होगा, तुम अपने मन से थोड़ी HCl निकालने लगोगे, या तुम अपने मन से डाइजेशन करोगे कि आज खाना खाया, नहीं 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 5 दिन बाद ही पचाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल की जो मसल्स है वो स्मूथ मसल के रहेंगे। लास्ट वन जो है बेटा दैट इज अ कार्डियक मसल, पूरा का पूरा चैप्टर है, फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा अपने को। इनवॉलेंट्री मसल सीन ओनली इन दी हार्ट, सिर्फ और सिर्फ दिल के पास ही होती है और कहीं नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। Cell junction fuse the plasma membrane of the cardiac muscle cells and make them stick together. Similarly, जैसे स्मूथ मसल को जोड़ने का काम किया था, ऐसे ही गैप जंक्शन या फिर सेल जंक्शन जो रहते हैं वो इनको अलग अलग मसल फाइबर्स को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से इंटरकैलेटेड डिस्क बनती हैं, बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क देखो ये रही,
ठीक है ना। तो गैप जंक्शंस भी इनके पास प्रेजेंट रहते हैं, गैप जंक्शन प्रेजेंट रहेंगे तो इजी कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इनके पास तीनों टाइप के जंक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, तीनों टाइप के सेल जंक्शंस होंगे, एडेरिंग होगा और टाइट जंक्शंस होंगे, साथ ही साथ इनके पास गैप जंक्शंस भी होंगे। इजी कम्युनिकेशन रहेगा तो इजीली कंडक्शन किया जा सकता है इसका, याद कीजिएगा फिर बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स, राइट। एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। कॉन्ट्रैक्शन यूनिट के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी टाइप की वेव जनरेट होती है, उसके लिए गैप जंक्शन प्रेजेंट है। आपका काम आसान कर दीजिए। That is when a cell receives a signal to contract, other cells also contract। यानी कि मान लो इस सेल को आदेश दिया गया कि तुमको अब कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो यही चीज ये बाकी सेल को पहुंचा सके, इसलिए गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो सारे के सारे सेल एक दूसरे के साथ इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं इन कार्डियक मसल, बट स्मूथ मसल्स के पास जरूरी नहीं है कि गैप जंक्शन भी प्रेजेंट हो। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनके पास गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं इन स्मूथ मसल्स, ठीक है ना। तो इन क्या कहते हैं, इनके अंदर एक फेंट स्ट्राइएशन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा स्ट्राइएटेड अपीयरेंस नहीं होता, इनका फेंट होता है, स्मूथ मसल में बिल्कुल ही नहीं होता और स्केलेटल मसल में एक्सट्रीम होता है, राइट। तीनों का डिफरेंस याद रखिएगा, डिफरेंस याद रहेगा तो बहुत आसानी से चीजें कर सकते हो। लास्ट हमारा जो टिश्यू है दैट इज न्यूरल टिश्यूज, ठीक। दीज आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना, न्यूरॉन से मिलके बनी है, ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, ठीक। जो भेजा बना हुआ है उसके अंदर छोटी छोटी कुछ सेल्स हैं, कुछ टिश्यूज हैं, और उस टिश्यूज का नाम क्या है, न्यूरल टिश्यूज, ठीक। न्यूरल टिश्यूज के अंदर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, देखो बेटा ये वाले, ठीक है ना। न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स। क्यों एक्साइटेबल हैं, क्योंकि जब तक ये एक्साइट नहीं होंगे तब तक अपना इंपल्स या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करते हैं, राइट। दे कैरी द इंपल्सेस, इंपल्स कैरी करते हैं इसलिए एक्साइटेबल हैं, ठीक। न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है ना। न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जिन सेल का इस्तेमाल होता है उनका नाम है ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स। तीन टाइप के होते हैं बेटा, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल एंड एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। तीनों का अपना अलग अलग काम है, काम क्या है वो आपके एनसीईआरटी में इंडिकेटेड नहीं है। न्यूरोग्लियल सेल्स जो रहते हैं ये मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम बनाते हैं न्यूरल टिश्यूज का, ठीक। एक इनको सपोर्ट कर रही होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो रहते हैं वो दो अलग अलग माइलिन शीट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स का काम होता है प्रोटेक्शन का, एस्ट्रोसाइट्स का काम होता है प्रोटेक्शन का, राइट। तो प्रोटेक्टिव फॉर्म के अंदर ज्यादा चीजें प्रेजेंट रहती हैं देन द कंडक्शन, ठीक। 50% से ज्यादा हिस्सा जो रहता है वो बनाता कौन है, न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक। न्यूरोग्लियल सेल्स नहीं होंगे तो न्यूरल टिश्यूज अपना काम आसानी से नहीं कर सकते हैं। एंड लास्टली ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, राइट। बेटा न्यूरल वाले पे इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि चैप्टर है पूरा का पूरा न्यूरॉन वाला, वो आराम से दोबारा पढ़ेंगे कि एक्साइटेबल क्यों है, एक्साइटेबल क्यों नहीं है। उस टाइम पे न्यूरोग्लियल सेल्स आपको दोबारा से एक बार आसानी से बताऊंगा, राइट। तो उस चीज के लिए याद रखिएगा, बट इतना याद रखिएगा न्यूरोग्लियल सेल्स जो रहते हैं वो 50% से ज्यादा वॉल्यूम बनाते हैं, ये लिखा भी है और इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। लास्ट इज दी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले सेल्स आते हैं, जब कई सारे सेल्स एक जैसे एक साथ जुड़ जाते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, जब कई सारे टिश्यूज जुड़ जाते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और जब इन सारे ऑर्गन्स के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, सारे के सारे ऑर्गन्स एक सिस्टमेटिक वे के अंदर काम करते हैं, तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन हैज अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि एनिमल वाले चैप्टर के अंदर आपको होना चाहिए। This organization is essential for better coordinated activities of the cells. सेल्स की एक बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज के लिए ही ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक। अगर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं होगा। पता चला हाथ बोल रहा है कि नहीं हम तो कश्मीर जाएंगे, दूसरा बोल रहा है हम कन्याकुमारी जाएंगे, पूरा का पूरा शरीर आड़ा तिरछा हो जाएगा, राइट। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक। एक या एक से ज्यादा टिश्यू से बना हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, हार्ट हैज एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यूज। कई सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक।
ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के टिश्यूज होंगे, कई सारे टाइप के अलग अलग टिश्यूज मिलते हैं तब जाके एक ऑर्गन का निर्माण होता है, ठीक। और यही सारे ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तब बनेगा ऑर्गन सिस्टम। अलग अलग ऑर्गन्स हैं, भेजा है आपके पास, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम है आपके पास, किडनीज हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपके पास, खाने पीने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सांस के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है ना। स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन, ये याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है बॉडी का दैट इज स्किन। हार्ट है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, मसल्स हैं आपके पास, बोन्स हैं आपके पास, राइट। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर काम करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी आसानी से काम कर सकती है। एंड लास्टली बेटा आपका थैंक यू करना चाहूंगा, आप जुड़े रहे मेरे साथ पूरे लेक्चर भर तक, ठीक है ना। मैं लेक्चर भले ही बहुत ज्यादा लंबा हो गया बट इंपॉर्टेंट था एक बारी में पूरा खत्म करवा देने का, ठीक। अब अगले जो वीडियोस आपके आएंगे वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट रहेंगे फिर दोबारा से चैप्टर 1 से स्टार्ट होते हुए, ठीक। बट सेल वाला जो चैप्टर रहेगा वो दोबारा से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर ले लेंगे एंड फिर आगे की कंडीशन बनेंगे, ठीक। तो तब तक मिलते हैं बेटा आपसे कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को लगातार लगाइएगा, कई सारी बुक्स आप लोग को मिल सकती हैं। एक अरिहंत की मास्टर दी एनसीईआरटी करके बुक आती है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट बेटा अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई का ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं बेटा आपसे कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, आपका एक लाइक भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।